हेलो व्यूवर्स। एडुसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर लूसेंट के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराइए। हम लोग लूसेंट के सीरीज को पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमने पढ़ा था। अब चलिए, हम लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर लूसेंट के ऑब्जेक्टिव को भी करा दीजिए, तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसका भी एक सीरीज है। आज हम लोग सीरीज 1 को पढ़ रहे हैं। मतलब इस लूसेंट के वस्तुनिष्ठ जो बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहले सीरीज में हम लोग सामान्य परिचय के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर ऐतिहासिक स्रोत के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर प्रागैतिहासिक काल के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। फिर जब दूसरा सीरीज आएगा तो फिर उसके अगले चैप्टर को देखेंगे, फिर तीसरा सीरीज आएगा उसके अगले चैप्टर को, फिर चौथे सीरीज में अगले चैप्टर को, यानी 4 सीरीज में पूरे लूसेंट के एंशिएंट ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो लोग भी लूसेंट के वीडियो को नहीं पढ़े हैं, जाए और मेरे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाकर लूसेंट के सीरीज को यानी एंशिएंट भारतीय इतिहास को और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करे जाकर, और फिर यहाँ से आकर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा एग्जाम को लेकर। ये 1799 के दरोगा के लिए स्पेशल ये सीरीज है एक तरह से, और सब एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस है, जैसे एएडीओ का एग्जाम हो या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो टीचर वाला, इसके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगा और हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और लूसेंट के वस्तुनिष्ठ बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से टोटल क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले ही बता दिए सामान्य इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और पहला जो चैप्टर है भारतीय इतिहास, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके जितने क्वेश्चन हो उसके बाद से फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के पास मात्र कुछ समय मिलेगा, आप लोग सोचकर आंसर कीजिएगा, फिर हम आंसर करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि इस इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अतीत का, किसका? अतीत का। इतिहास हमेशा अतीत के अध्ययन को बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कोई था, तो वो कौन था? हेरोडोटस था। कौन? हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये प्रथम यूनानी क्या था? इतिहासकार था। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, तो आप लोग बताइए किसने कहा था? ये बोला था तो थ्यूसी राइडिस ने कहा था। किसने कहा था? थ्यूसी राइडिस ने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये थ्यूसी राइडिस कहा था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है, बताइए आप लोग। तो ये कौन है? हेरोडोटस है, जो इतिहास का पिता कहलाता है हेरोडोटस। वही क्या है? वही द हिस्ट्री हिस्ट्री के लेखक है। द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो दरोगा में बहुत सारे स्कोर होने के चांसेस हैं। अच्छे स्कोर के साथ आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो किसे दिया गया था? तो आप लोगों को ऊपर ही बताया। चलिए बताइए लोग। हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय मिलेगा, उसी में क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही आप लोग आंसर सोच लीजिए, नहीं तो लंबा बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह, इसीलिए बहुत कम समय मिलेगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन कथन है? तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का कथन है। किसका कथन है यह? हीगेल का। इसने कहा था इतिहास
अपने को दोहराता है, ये हीगल कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है? एक इतिहासकार है जिसने कहा था, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। ये कथन किसका है? तो ये भी हीगेल का कथन है। किसका है? हीगेल का कथन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं फिर से। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, किसने कहा है? चलिए आंसर बताइए। ये कार्ल मार्क्स बोले हैं। क्या बोले हैं? कार्ल मार्क्स समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इसने बताया है। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत दिया था। चलिए आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ लूसेंट के क्वेश्चन को उतना डिस्कशन नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आंसर करते हुए आदमी आगे बढ़ेगा। आप लोग भी इसको, बस ये प्रैक्टिस है, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सीडीएस का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ है। ये टीजीटी का क्वेश्चन 2016 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एग्जाम में भी हूबहू रिपीट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग बस क्वेश्चन बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? जो मार्क्स जो दिया था उसके संक्षिप्त वर्णन कौन करता है? तो चलिए चारों स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यही है मार्क्सवादी सिद्धांत। क्या दिया था कि मार्क्स क्या बोला था इसका इतिहास के प्रति? इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच का सिलसिला है। मतलब लोग होते, एक लोग हैं जो शोषित करते हैं, एक जो शोषित होते हैं, तो उसी के बीच के संघर्षों के बारे में ये बताया है। ठीक है, फिर आगे आता है कि निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो कौन किया था? तो यूं ही कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स दिया था। ठीक है, यही बोला था द्वैतात्मक, यही शोषित और शोषित वर्गों के बीच का बारे में बताया था। ये कौन दिया था? तो मार्क्स दिया था। याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कौन सा सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो ऊपर हम अभी आंसर किए हैं लोग, द्वैधात्मक भौतिकतावाद बारे में बताइए। ये यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, तो ये दुर्गा में सेम बहु या बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? इतिहास विगत की राजनीति, यह कथन किसने आती है? शीले दिया था। कौन दिया था? शीले कहा था कि इतिहास विगत की राजनीति है। जीआरएफ यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं, इसको समझते हैं। एक डायग्राम है और उसका कथन दिया गया, कौन कौन कथन दिया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या? उकसाट, ये क्या बोला है? चलिए हम लोग मिलान करते हैं कि ये बोला है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये उकसाट बोला है। ठीक है, और ट्रेविलियन क्या बोला है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, और क्या बोला है? कॉलिंग कॉलिंगवुड क्या बोला है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। आई ब्यूरी क्या बोला है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। तो ये ऑप्शन देखिए, हम लोग मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक का थ्री तो एक का थ्री किसमें? इसमें, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक का थ्री, बी का फोर, सी का वन, डी का टू। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो किसने कहा था बताइए लोग?
ये बोला था बेनेडिटो क्रोचे। किसने कहा था? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच के अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था E.H. कार। इनका बुक आता है, बहुत बेहतरीन ये इतिहासकार थे, E.H. कार। ठीक है, इन्हें नहीं कहा था कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच का अंतहीन वार्ता है। चलिए दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है क्या तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त सार है? तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए बिफोर क्राइस्ट किस में है, आंसर हो जाएगा वो ए में आंसर है बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट। ठीक है, अगर एडी पूछता, यहाँ पे एडी पूछता, एडी तो एनडोमनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा उसको भी। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी, एडी पूछिए दिया यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? एनोडोमनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, याद रखिएगा लोग, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, क्या आता है उसके बाद आता है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन में जाइएगा तब पूछ रहा है कि 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, नहीं 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है वर्ष 1015 में किस शताब्दी के अंतर्गत आता है? तो जाहिर सी बात है ये 11वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। दोस्तों याद रखना है, अगर 915 पूछ देता था 10वीं शताब्दी, मतलब अगर 10 और 11 के बीच में कोई चीज पूछ रहा है तो ये 11वीं शताब्दी, और 11 12 यानी 12वीं, जो बीच में पूछेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं शताब्दी। चलिए इसको भी मिलान करते हैं। विक्रम संवत, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत हो गया ईसा पूर्व, यानी 58 ईसा पूर्व। शक संवत क्या हो गया? ये 78 एडी हो गया। गुप्त संवत क्या हो गया? तो 320 हो गया ईस्वी में। अकली संवत क्या हो गया? तो 3102 ईसा पूर्व। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम में, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विक्रम संवत को और शक संवत को और गुप्त संवत को। और एक और पूछा जाता है हिजरी कैलेंडर को, इस्लाम वाला, 622 ईस्वी में हुआ था, उसको भी याद आप लोग रखिएगा, 622 वाला हिजरी कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विक्रम, शक, गुप्त और कली संवत, संवत्सर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। आप लोग मिलान कर लीजिए इसको। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, तो विक्रम पहले ईसा पूर्व, देखिए विक्रम जो था वो बड़ा था, तो पहले बीसी याद रखिएगा, अब बाद में विक्रम पे शक होता है तो 78 एडी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये कह रहा है क्या कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कौन सा किया था ये शक, बताइए लोग? कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में। चलिए आगे आइए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस सन पर आधारित है? चलिए बताइए लोग। तो शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। अब आइए गुप्त संवत 319 बीस ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चलिए बताइए लोग। चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चलिए आगे आते हैं कि चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था? तो ये जो कराया था ना, ये अपना राज्यारोहण के स्मारक के रूप में कराया था। इसको याद रखना है दोस्तों, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में ही कराया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे गए दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कह रहा है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। शक संवत 78 से आरंभ हुआ, ठीक है। कुश संवत 319 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत में मुसलमानों पर शासन का युग 1192 ईसा पूर्व है, 1192 ईस्वी है, गलत है ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया जाता है, उस समय शुरुआत होता है मुसलमान का शासन। तो ये गलत है, ये इसका मतलब सही कौन घन है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 किस में है, ये आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना की, ये किसके उपलक्ष्य में किया था, ये भी अपना राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्या किया था आपने, राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहा जाता है, तो कौन सा था, तो बताइए आप लोग। त्रैकुटक संवत था, कौन था, त्रैकुटक संवत जो था वो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला कलचुरी संवत था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। चालुक्य किस विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, चलिए बताइए लोग। तो विक्रमादित्य सिक्स ने किया था, कौन किया था, विक्रमादित्य सिक्स ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो किससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो बताइए लोग। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। लक्ष्मण सेन को, किसको, लक्ष्मण सेन को, किसको, लक्ष्मण सेन। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किस वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, 2009 में, ठीक है। तो अगर 2009 में शक संवत का वर्ष अगर ये माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, 1 मिनट देखिए, बताते हैं आप लोगों को। 2009 माइनस 78 अगर कर दीजिएगा तो 1931 वो आ जाएगा, देखिए कैसे आ जाएगा। 2009 में 78, 78 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी माइनस करना है, विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित वर्ष 2000 वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो अगर विक्रम संवत माइनस कर दिया जाए तो शक संवत आ जाएगा कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1931। अगर 2009 में से विक्रम संवत को घटा लीजिएगा तो शक संवत हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। चलिए आगे आते हैं कि निम्नलिखित विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूप में रूपांतरित करने का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मान इसका पूछ दिया, तो क्या मान होगा, देखिए 2070, 2070 अब माइनस 57 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2013 ईसा पूर्व। देखिए क्या है, कह रहा है विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूप में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा। जब विक्रम संवत पूछ रहा था ईस्वी संवत यानी शक संवत को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, ये रूपांतरित हो जाएगा 2013, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूप में स्थापित करने के लिए माइनस कर दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। विक्रम एवं शक संवत आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर, ये क्वेश्चन बार बार यूजीसी नेट में अब और सब एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो विक्रम मतलब 78 माइनस 78, समझ लीजिए बीसा पूर्व है तो माइनस मतलब 78 बीसी, और शक 57 एडी, और दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को अगर अंतर देखिएगा तो कितना अंतर हो जाएगा, तो 135 वर्षों का अंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या, पुलकेशिन फर्स्ट बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का
दिनांकित है, यदि उसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको भी समझ जाइए। कर एप्लीकेशन फर्स्ट बदामी शिलालेख शक शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी 135 इसमें जोड़ दीजिएगा 465 में, तो क्या हो जाएगा आपको 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिनांक वर्ष क्या होगा 600 वर्ष। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो अगर 2063 माइनस 135 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 128, 1928 शक आ जाएगा। देखिए इसको समझाते हैं। कर राजस्थान सरकार कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक क्या होगा? ठीक है, तो दोनों का बीच का अंतर कितना है? तो 135 वर्ष है, तो उसको अगर माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? शक संवत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि पुरातत्व में विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? कह रहा है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चलिए आंसर बताइए लोग। ये भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप। यूपीएससी 2004 क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल दरोगा में, ये क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है, तो नाम बताइए लोग। बिलर्ड लिब्बी, इसी ने किया था कार्बन 14 प्रणाली की। ये कार्बन 14 प्रणाली क्या होता है? तो जीवाश्म का पता लगाता है कौन वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्न किसको अपनाया गया है? तो कार्बन 14 अभी हम लोग पढ़े हैं, उसको कार्बन 14 को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। और इसका खोज किसने किया था? विलर्ड लिब्बी ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न आयु का निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो किसके? तो हम अभी बताएं, जीवाश्म के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, देखिए प्रागैतिहासिक का अंत, देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक का अंत बोल रहा है और इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब मानव क्या करता है? तो मानव लिखना शुरू करता है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर जहाँ से शुरू करता है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, भाव चित्रात्मक उस समय की लिपि थी, लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या आ रहा है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो क्या प्रमाण मिला है? तो आप लोग को अभी क्या बताएं हम कि उस समय लेखन की कला शुरू हो गई थी, मगर ये कैसा लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, पूछता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्य ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित में तिथियों में से किस में तदनुसार है? तो कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन सा तिथि आता है? तो याद रखिएगा लोग दोस्तों, ये 22 मार्च अथवा चाहे 21 मार्च आता है। 22 मार्च या 21 मार्च, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कह रहा निम्नलिखित किसने इतिहासकार को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर दिखने का रिवाज चलाया है?
किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर लिखने का रिवाज चलाया, और कौन था? तो आप लोग बताइए कौन था? तो हम लोग क्रिस्टोफ सेल्सियस का नाम पढ़े थे फर्स्ट ही पेज में लूसेंट के। तो कौन थे? सिर सिल्लेरियस था। कौन था? सिल्लेरियस। ठीक है दोस्तों, ये लूसेंट के पहला ही पेज में इसका नाम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ का निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? कौरा, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो वो कौन था? तो अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक स्रोत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ? पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया जो हम लोग पढ़ना था, सामान्य परिचय। अब हम लोग ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ेंगे, इसके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अगले चैप्टर किस पे? प्रागैतिहासिक काल पे हम लोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। और बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? चलिए आप लोग दोस्तों आंसर बताइए। उसको ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है पूछ रहा है? क्या है? सही है पूछ रहा है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ये आंसर जो इसका है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई के दौरान क्या होता है? प्रकट होता है, ये अधिक प्रमाणित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। कौन कथन सही पूछ रहा है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वो कौन है? तो वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। और इसमें क्या हुआ है? तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बात किया गया है। ठीक है, निम्न में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो पुराण जो है, पुराण, ये श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस समय उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है? ये कौन सा ग्रंथ जिक्र करता है? चलिए बताइए लो। ये महाभारत। कौन? महाभारत। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा ग्रंथ दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? ये कौन बोलता है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये किससे? बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखम, हिंदू, किससे संबंधित है? तो बौद्धों से है त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक हम लोग पढ़े थे। वही पूछ रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। जातक, जातक किसका ग्रंथ है? तो ये भी बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, मिलिंद पनाहो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वर्णित है? चलिए आंसर कीजिए लोग दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद पनाहो और नागसेन। कौन? नागसेन। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय मिलेगा, उसी में आप लोग को आंसर करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसका किया जाता है? चलिए बताइए लोग। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो इसी का तुलना
आपको मैकियावेली के जो बुक है प्रिंस उससे की जाती है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पे डाला गया है दोस्तों, चलिए लोग बताइए जल्दी। राजनीतिक नीतियों पर, किस पे? राजनीतिक नीतियों पे। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए जल्दी कीजिए लोग। कलहन राजतरंगिणी, ठीक है। ये बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार पूछता भी है अभी भी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए लोग। पतंजलि, ठीक है दोस्तों। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र के नाटक नाटक का नायक कौन था? चलिए जल्दी आंसर कीजिए लोग। तो कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। हर चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आंसर कीजिए लोग। तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विक्रामांक चरित्र के रचनाकार कौन है? विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर कीजिए लोग। कौन है? बिल्हन है। कौन है? बिल्हन। चंद्र चंद्रवदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई, ठीक है दोस्तों। बार बार ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एकदम याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं पूछ रहा नहीं था? कौन नहीं था? ठीक है, तो निरियाकस था, अर्ना अर्नाशिक्रिटियस था, एनबुलस था। ये कौन नहीं था? हेरोडोटस नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये इतिहास का पिता, ये बहुत पुराना था, ये किसे होगा? ठीक है। निम्न में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? तो इस सब में पुराना कौन है? मेगास्थनीज है। फहियान वेंगसंग हर्षवर्धन के समय में इत सिंह, ये आपको 7वीं शताब्दी में। तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए लो। इंडिका है। क्या है? इंडिका है। जियोग्राफिका की रचना किसने किया है? चलिए आंसर कीजिए लो। स्ट्रैबो। कौन? स्ट्रैबो। जियोग्राफिका की रचना किसने की? स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर कीजिए लोग। नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्टोरिया, नेचुरल हिस्टोरिया। ये प्लिनी द्वारा लिखा गया, बहुत पूछता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचना किसने किया है? चलिए आंसर कीजिए लो। ये अज्ञात यूनानी लेखक था, वही किया था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चलिए जल्दी आंसर कीजिए लोग। चीन का था। फहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। एकदम झट आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। और वही हर्षवर्धन वेंगसंग पूछेगा तो किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखिए अभी बताया और अभी ही आ गया। कौन आया था? वेंगसंग आया था। कौन? वेंगसंग। तो आप लोग याद रखिएगा कि चीनी यात्री जो था हर्षवर्धन के समय में आया था, वेंगसंग आया था। कह रहा है कि 9वीं सदी में भारत आने वाला अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबंधित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए लोग। पाल शासक के समय, ठीक है दोस्तों। ये रूहमा कहकर संबोधित किया था पालों को, ठीक है। 9वीं शताब्दी में भारत के यात्रा पे आया था 9वीं शताब्दी में अरब यात्री सुलेमान, ठीक है। अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसका बात कर रहा है?
अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के समय में अल-बिरूनी आया था। ठीक है दोस्तों, साथ में यात्री इब्न बतूता कहाँ आया था? कहाँ से आया था? तो ये कहाँ का निवासी था? तो ये बताइए, चलिए आंसर कीजिए लोग। मोरक्को का निवासी था। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीकी यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए आंसर कीजिए लोग। बहुत क्वेश्चन पूछता है एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक यानी 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों अब्दुल रज्जाक को लेकर। ठीक है, पूछना है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत था ये कौन? अब्दुल रज्जाक। किसके समय में आता है? क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। देवराय द्वितीय के समय में। किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक। कब आया था? तो 1443-44 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1861 ईस्वी में। कब? 1861। चलिए दोस्तों, इसको आंसर कीजिए लोग धड़ाक से कि भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्व कौन विद्वानों में सबसे पहले खोजा था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता खोज 1921-22 में किया था दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? तो अभी हम बताएं, 1921 में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किस दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है? कौन जो दो भारतीय था उसका नाम जुड़ा हुआ है? तो दयाराम साहनी एक था और एक रखादास बनर्जी थे। तो दो आदमी कौन है? नाम याद रखिएगा इनका, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? सन जॉन मार्शल थे। सन जॉन मार्शल, एकदम याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? चलिए बताइए लोग। बार बार हम लूसेंट में इस चीज को पढ़े हैं कि इसके अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के धातुओं का अध्ययन, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन क्या बोला बोला जाता है? न्यू मिस्मेटिक्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का पतन महत्व इसलिए है क्योंकि, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है। एकदम सही बात है। ठीक है, पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। इसमें 4 देवता का दोस्तों नाम बुगजगोई एशिया माइनर का सबसे पुराना अभिलेख है, 400 बीसी के 1400 बीसी। और याद रखना है दोस्तों, इसमें 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। याद रखना है, इंद्र और वरुण ये दोनों क्या थे? मित्र थे और नासत्य थे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हम लोग को बार बार ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ चुका है। चलिए बताइए लोग। जेम्स प्रिंसेप यही पढ़े थे 1837 में, अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब आप लोग अगर एक बार लूसेंट का रिवीजन कर लीजिएगा जाके, जो हम जो पढ़ाए हुए हैं सीरीज के रूप में पढ़ाए हुए हैं, एक एक दो दो चैप्टर कर करके आप वहाँ से डे बाय डे करके आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर कर यहाँ से क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? जो अधिकांश अभिलेख है किस भाषा और लिपि में है? तो किस में है? प्राकृत और ब्राह्मी में। प्राकृत और ब्राह्मी में, याद रखना है दोस्तों, सब ज्यादा ब्राह्मी लिपि में। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? तो जाहिर सी बात है ये उधर वाला एरिया से, शर कुना यानी कंधार से हुआ है। ठीक है दोस्तों,
कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक या अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो शौर्यकुना कंधार से हुआ है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शाहब गजी ये भी पाकिस्तान में है। मनसेहरा पाकिस्तान, अशोक के याद रखिएगा दोस्तों, मनसेहरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो जाहिर सी बात है एक लिपि, चलिए आंसर कीजिए लोग, जो उर्दू की तरह लिखी जाती थी दाएं से बाएं। चलिए आंसर कीजिए लोग, खरुष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरुष्टी लिपि। ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाएं लिखी जाती है? देखिए वो खुद आ गया आंसर। ठीक है, खरुष्टी लिपि के बारे में बात हो रहा। कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस्ट नगर अभिलेख संदर्भित है किसका? तो हेलियोडोरस का। चलिए बताइए लोग, किससे है? आंसर कीजिए लोग, केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से? तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं, ये शॉर्ट वीडियो में अभी डाले थे एक दिन पहले, कल का ही वीडियो में डाला गया। चलिए बताइए लोग, तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। मेरा शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो 20 सेकंड का रहता है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? कौन सा राजा था? तो याद रखना। चलिए आंसर कीजिए लोग, शक्षपथ रुद्र दमन द्वारा। ठीक है, याद रखना है, रुद्र दमन द्वारा। ठीक है दोस्तों। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? चलिए आंसर कीजिए लोग, रुद्र नामन के अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया है? तो कौन सा किया है? चलिए वही अभिलेख है, आंसर कीजिए लोग जल्दी। ये रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? कौन सा अभिलेख है? तो उसका प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है जो उसी में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? जो हरिसेन था वही लिखा था प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। किसके समय का दरबारी कवि था वो? चलिए आंसर कीजिए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समुद्रगुप्त के समय का। ठीक है। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चलिए आंसर कीजिए लोग धड़ाक से। चतुर्थ सदी में हुआ था। कौन सदी में? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चलिए आंसर कीजिए लोग, तो ये चंद्र के स्मृति में है। ठीक है दोस्तों। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। गोपराज की जो पत्नी थी उसके सती होने का प्रमाण मिला है भानुगुप्त के ईरान अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ईरान अभिलेख से। ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ईरान अभिलेख किस शासक से? तो अभी हम बताएं किस शासक से? भानुगुप्त। ठीक है दोस्तों। एहोल एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? जो एहोल अभिलेख था, ठीक है, वही कह रहा है रविकृति। ये बार बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, रविकृति। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? चलिए आंसर कीजिए लोग, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के समय। कह रहा है क्या हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में हुई संघर्ष जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, ये कहाँ से मिलता है? चलिए आंसर कीजिए लोग, कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख? एहोल। ये रविकृति इसका रचना जो किया था उसी से। ठीक है दोस्तों। कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? चलिए आंसर कीजिए लोग,
ये एहोल के उत्तीर्ण लेख में हुआ है, एहोल के उत्तीर्ण लेख में। ठीक है दोस्तों, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ये राजराजा प्रथम ने किया था, राजराजा प्रथम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? चलिए आंसर कीजिए लोग। उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ है? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना है 600 बीसी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा कौन सा? तो आप लोग को पता है, आहट सिक्के को सबसे प्राचीनतम सिक्के माना जाता है। कौन से सिक्के? आहट सिक्के को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो इसको नाम याद रखना। चलिए आंसर कीजिए लोग। इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? अगर शुद्ध सिक्के का बात करेगा तो कुषाण, और स्वार्थिक सिक्के का बात करेगा तो गुप्त। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और शीशा का बात बोलेगा तो सतवाहन। तीनों चीजें हम वहाँ पे लॉजिक देकर पढ़ाए थे लूसेंट में, आप लोग जाकर वीडियो देखिए, बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। निम्नलिखित ने सोने के स्वार्थिक शुद्ध सिक्के चलाए थे? तो कुषाण। चलिए आइए, अस्वार्थिक सिक्के किसने चलाया था? तो गुप्त। सतवाहनों के समय में मुद्रा स्वार्थिक किस धातु के बने होते थे? तो सतवाहनों के समय में स्वार्थिक शीशा, अभी बताएं, स्वार्थिक शीशा सतवाहन चलाए थे। निम्नलिखित में किस बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई गई? बड़े पैमाने पर, तो अभी हम किसका बात किए हैं? बड़े पैमाने पर तो कुषाण शासकों ने। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ठीक है, अगर गुप्त देगा तो गुप्त भी आंसर लेना है। देखिए यहाँ पे आ गया, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो किस काल में जारी किए गए? चलिए आंसर कीजिए लोग। तो आ गया गुप्त, गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? कौन से स्थान से रोमन सिक्के मिले? चलिए आंसर कीजिए लोग। अरिका मेडू से मिला है, बार बार हम लोग पढ़ते हैं इसको, बार बार एग्जाम में पूछता है, सेट में भी पूछा जाता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी हम लोग बार बार पढ़ते हैं। चलिए बताइए लोग। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका कहाँ पे है? आप लोग कमेंट में बताइएगा भीमबेटका कहाँ पे है। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में जो भारत के लोग, जो वर्मा है म्यांमार अभी, उसको किस नाम से लोग जानते थे? चलिए आंसर कीजिए लोग, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है दोस्तों। सुवर्ण भूमि, द्वीप नहीं मार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एक और है स्वर्ण द्वीप, बहुत कंफ्यूजन है। वो एक प्रकार की भूमि है, समझ लीजिए लोग, तो उसको मारना है स्वर्ण भूमि। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको आंसर करते जाइएगा, स्वर्ण भूमि मारना है उसको। ठीक है, कह रहा है कि अंकोरवाट कहाँ स्थित है? ठीक है, अंकोरवाट, अंकोरवाट का मंदिर आप लोग को पता है। ठीक है, कंबोडिया में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? चलिए आंसर कीजिए लो। ये लैटिन भाषा में, प्लिनी की जो पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, वो लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा जो है सिंध का इतिहास है, तो चचनामा कौन? अरबी भाषा में। ठीक है, अली अहमद इसके राइटर है चचनामा के, कहीं कहीं अज्ञात राइटर भी देता है, तो आप लोग याद रखिएगा चचनामा के अली अहमद। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजवंशीय इतिहासों का वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं, किसका? वीर गाथाओं को
तटस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? कौन सा जो था जो राजवंशी इतिहासकारों को या वीर गाथाओं को निम्नलिखित व्यवसाय बताया है, तो बताइए कौन था इन लोगों का काम? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। ये मागध थे लोग। कौन? मागध। आप लोग इसको रटिए एकदम। ये क्वेश्चन सब डायरेक्ट बार बार बनाने से आंसर इसका आता है। चीनी यात्री शुंग ने भारत की यात्रा कब किया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो एकदम इसको याद रखना है। कब किया था? ये 1822 ऐसे याद रखिए। देखिए कैसे भूल जाता है लोग, कंफ्यूजन है। आप लोग अगर 18 याद रखिएगा ना तो 18 से 22 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 18 दो 20 तो भाई 4 साल समझ लीजिए। ऐसे 4 साल तो कब? तो 18 से 22। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व में तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुआ है? कौन सा अभिलेख में महाभारत युद्ध का तिथि का उल्लेख किया गया है? चलिए जल्दी के आंसर कीजिए लोग। तो ये है, बताइए लोग जल्दी। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में जिक्र किया गया है। रबातक अभिलेख संबंधित है किससे है? चलिए जल्दी के आंसर कीजिए लोग। ये अशोक से, सॉरी कनिष्क से संबंधित है। किससे? कनिष्क से। रबातक अभिलेख संबंधित किससे? कनिष्क। किससे? कनिष्क। चलिए आगे आते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए जल्दी के आंसर कीजिए लोग। ये हेरोडोटस कहा था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कौन किया था ये? हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता है उसी ने किया था। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? किसने किया है? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। कौन था जो 1837 में पढ़ा था? चलिए, जेम्स प्रिंसेप। आप लोग को हिंट्स देने पर भी आंसर कर दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग सही कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत की, अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? हम अभी ऊपर बताए हैं। चलिए जल्दी के आंसर कीजिए लोग। खरुष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरुष्टी लिपि। यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर क्या है? प्रागैतिहासिक काल। और यहाँ पढ़कर, इस चैप्टर को पढ़ के आज का वीडियो यहीं पे क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, और इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तीसरा जो सेशन है हम लोग का शुरू हो रहा है, तीसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? निम्नलिखित में किससे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। अफ्रीका महाद्वीप को। कौन सी महाद्वीप को माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किस मानव जाति का पालना द क्रेडेबल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में भी पूछ देता है। द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइंड। ठीक है, किसे माना जाता है मानव जाति का पालना? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को क्रमानुसार दर्शाता है? कौन सा? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। तो याद रखिएगा लोग कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल और क्रोमैग्नन। सबसे नया कौन है? तो क्रोमैग्नन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। ऐसे आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। AHNK। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। इससे एस्ट्रोपोल एस्ट्रो एस्ट्रे एस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, और उसके बाद से नियंडरथाल और क्रोमैग्नन, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव आदि का पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज माना जाता है किसे? कौन सबसे पुराना कौन था? तो एस्ट्रेलोपिथेकस को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। निम्न में से किसे मानव माता, मदर ऑफ मैन कहा जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बताइए लो। लूसी को, किसको? किसे मानव माता है, मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो लूसी को। किसको? लूसी को। एक लूसी मूवी भी है, वो जाकर देख सकते हैं आप लोग, हॉलीवुड मूवी है। चलिए, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमोसिम्पियस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, जो उसे सामान्यता जाना जाता है। कह रहा है कि सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी सबसे जो होशियार मानव जिसको बोल सकते होमोसिम्पियस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से? चलिए बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। उसको माना जाता है पिकैथो पिथैकोथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथैके नथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो आप लोग को पता है, चलिए आंसर कीजिए लोग धड़ाक से। नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चलिए आंसर कीजिए लोग। नर्मदा घाटी के हथनौरा से, ठीक है। सब में नर्मदा घाटी हथनौरा याद रखिएगा लोग। निम्नलिखित में किसे प्राचीनतम द्विपाद मानव कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। पीथे कैंथ्रोपस को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, प्राचीनतम द्विपाद मानव। निम्न में से किस से आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। होमो इरेक्टस को आग की खोज का श्रेय दिया जाता है। होमो इरेक्टस याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मृत्यु का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव, चलिए आंसर कीजिए लोग। नियंडरथाल। किसको कहा जाता है? नियंडरथाल को माना जाता है। थाल में रख के अंतिम संस्कार कर दिया था, ऐसे याद रखिएगा लोग। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज हैं। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज सबसे नया कौन है? चलिए आंसर कीजिए लोग, अभी बताएं। क्रो-मैग्नन पुरुष, ठीक है, मनुष्य जो थे क्रो-मैग्नन, ठीक है। कह निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? सबसे नया किसको समझा जाता है? नवीनतम, सबसे नवीनतम, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा फिर। क्रो-मैग्नन मानव सबसे न्यूनतम समझा जाता है। प्रारंभिक मूल मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है बताइए? यह साइंटिफिक नाम क्या है? जल्दी आंसर कीजिए लोग। होमोसेपियंस, ठीक है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? चलिए आंसर कीजिए लोग। पोलवरम में। कहाँ पे? पोलवरम में, ठीक है दोस्तों, बार बार वो क्वेश्चन पूछता है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कीजिए लोग। तो 1863 में मिला था। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत के पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज मूलतः किए थे, वो क्या थे? जल्दी के आंसर कीजिए लोग। वो एक क्या थे? पुरातात्विक थे या भूवैज्ञानिक थे या इतिहासकार थे, क्या थे? तो क्या थे वो? भूवैज्ञानिक थे, एक भूवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। याद रखिएगा लोग, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक पूछ रहा है ये। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना है दोस्तों, यूपी पीसीएस पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछ सकता है इस चीज को।
भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है? चलिए आंसर कीजिए लोग। हथनौरा से मिला है। कहाँ से? हथनौरा से। नर्मदा घाटी हथनौरा हम लोग पढ़े हैं ना, वहीं। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पुण्यतः डॉट डॉट था। क्या था? चलिए आंसर कीजिए लोग। प्राकृतिक था। यहाँ से वहाँ ये लोग जाते थे। ठीक है। पूरा पाषाणिक बोल रहा है, जहाँ पशु जाते थे वहाँ वहाँ ये लोग जाते थे, मौसम के हिसाब से अपना काम करते थे। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या था? पूर्व पाषाणकालीन। चलिए आंसर कीजिए लोग। कृषि था, या मिट्टी के बर्तन बनाना, या पशुपालन, या शिकार खेलना था? तो आप लोग आई होप कि आंसर शिकार करना। ठीक है दोस्तों। पूरा पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन का साधन क्या था पूरा पाषाण काल में? तो शिकार करना इनका मनोरंजन था। करा क्या? पूरा पाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा कोई खोज था तो आग का जलाना। आग का आविष्कार सबसे बड़ा खोज था पूरा पाषाण काल में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। प्रस्तर युग में तो सबसे बेसिक आंसर चलिए। स्फटिक के बने हुए थे, छोटा छोटा। ठीक है। शोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम था? तो आप लोग पढ़े हैं कि शोहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। शोहन संस्कृति पूरा पाषाण संस्कृति थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो सोहन घाटी से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी से अतिक्रम, यानी आहार से नहीं हुआ है। कहाँ से नहीं हुआ? आहार से प्राप्त नहीं पूछ रहा है तो नहीं हुआ है यहाँ से। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो हम लोग पढ़े थे कहाँ से मिला है लूसेंट में। चलिए बताइए आप लोग। पंजाब से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। सिहावल एक पुरा स्थल है। सिहावल एक पुरा स्थल कहाँ है या किससे संबंधित है? चलिए बताइए। मध्य पाषाण, निम्न पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण? चलिए आंसर कीजिए जल्दी। ये संबंधित है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है सिहावल स्थल जो था। निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा सही है? वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था, वो लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था, वो पशुपालक था, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था? कौन सही है? चलिए आंसर कीजिए लो। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये निम्न पूर्व पाषाण काल का बात कर रहा है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि संगाओ या संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? चलिए आंसर कीजिए लो। ये मध्यपुरा पाषाण काल का है। किसका है? मध्यपुरा पाषाण काल का है। यूपी पीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है पूछ रहा है? ठीक है। पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। कौन नहीं है? चलिए बताइए। ये सेल्ट नहीं है। सेल्ट एक होता था पत्थर, वो नहीं है। ठीक है। उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातुर देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? चलिए आंसर कीजिए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किसे फलक या ब्लेड कल्चर कहा जाता है या फ्लड संस्कृति कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर। ठीक है दोस्तों। उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग का अंडक या अंडा या कवक मिला है? ठीक है दोस्तों। सेल, एक सेल जो मिला है कहाँ से मिला है? चलिए
पटने से मिला है। कहाँ से? पटने से। समझ लीजिए आप लोग पटना में रहते हैं, वहीं पर शुतुरमुर्ग का अंडा मिल गया पटने से, ठीक है। इसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं ट्रिक के तौर पे। आंध्र प्रदेश का मुच्छल तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर बताइए। ये भारत के उच्च पुरापाषाणिक हड्डी शिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित नीचे दी गई संस्कृति का सही कलानुक्रम कलानुक्रम कौन सा है? सबसे पुराना, फिर उसके बाद चलिए इसको भी बताइए, आंसर कीजिए। ये भी एग्जाम में आजकल यूपीएससी में पूछा हुआ है 2004 में। हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट कर दे। चलिए आंसर कीजिए। ठीक है, तो कौन है? एवेविलियन, एशियुलियन, मुस्तिरियन और मेडलेनियन, ये इसका क्रम है। आप लोग याद रखिएगा, एक दो बार बनाने से ही याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा लोग तो याद हो जाएगा। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पुरापाषाण और नवपाषाण तो मध्य, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है उसको? मध्य पाषाण काल। एगो पुरापाषाण काल था, एगो मध्य पाषाण काल, एगो नवपाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो उसी के सीक्वेंस को पूछ दिया है। कह रहा है क्या कि पुरापाषाण काल, पूरा सॉरी पशु काल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए बताइए लोग जल्दी। ये कहाँ? बागौर से मिला है। कहाँ से? बागौर से मिला है। पशु पालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बागौर से मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जाइएगा तो हड़प्पा से मिला है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में किस काल में माइक्रोलिथिक का उपयोग होता था? छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग कब से शुरू हो गया? तो ये मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया। कब से? मध्य पाषाण काल से। कह रहा है क्या? मेसोलिथिक संस्कृति का महत्व स्थल भीमबेटका स्थित है। तो हम लोग बताइए भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद रखना है, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए ऊपर ही आंसर किए थे लोग? गुफाओं के चित्र के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक पुरास्थल में मृग श्रृंग हरिण के सिंह के छल्लों का माला का प्रमाण मिला है? कहाँ से? चलिए आंसर कीजिए लोग। तो महदाहा से। कहाँ से? महदाहा से। सिंह के छल्लों का माला मिला है महदाहा से। निम्नलिखित में से 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी से बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए आंसर कीजिए लोग। ये बागौर से। कहाँ से? बागौर से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्राकृतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं भीमबेटका, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि सराय नाहर राय और महदाह संबंधित है। सराय नाहर राय एवं महदाह संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए जल्दी बताइए लोग। ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ हुए हैं? चलिए आंसर कीजिए लोग। तो भीमबेटका में ही, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित किस जलाशय में मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? कहाँ पे मिला है सबसे ज्यादा? चलिए आंसर कीजिए लो। ठीक है, लेखनिया शिलाश्रय 1 में। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई थी? तो उसके बाद से निम्नलिखित कौन सा सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, सिर्फ 2 और 3।
भीमबेटका से और जौहरा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अनेष्टि संस्कार पहली बार परिचित हुए थे? तो भल ऊपर ही क्वेश्चन इसको किया गया, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिए लो। किसमें? मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा, कुत्तों को। भारत में मानव अस्थिपंजर या कंकाल ह्यूमन स्केलन के प्रमाण किस काल से मिलते हैं? स्केलेटन मतलब जो श्रृंखला है मानव का, वो कहाँ से, इसका कंकाल का कहाँ से प्रमाण मिलते हैं? चलिए आंसर कीजिए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य पाषाण काल से। किससे? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल, टेरी साइट कहा गया है? किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थल को टेरी साइट कहा गया है? चलिए आंसर कीजिए लो। तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी खेती-बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी और लेखन कला का विकास। चलिए आंसर कीजिए लोग। तो ये क्या था? एक दो तीन, एक दो तीन आंसर हो जाएगा। लेखन कला का विकास बाद में होता है। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल में लोग अस्थायी रहना शुरू कर दिए थे, बसना शुरू कर दिए थे। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के रूप में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बना? चलिए बताइए आंसर कीजिए। अभी तो बोले आपको नवपाषाण काल में रहना शुरू कर दिए थे अस्थायी खाद्य संग्राहक के रूप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए आंसर कीजिए लो। बात बात में ही आप लोग को आंसर ही हम बता दिए हैं। चलिए, मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? चलिए आंसर कीजिए लो। तो पश्चिमी बलूचिस्तान में उपस्थित है। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। प्रयुक्त अनाज पूछ रहा है। चलिए आंसर कीजिए लो। गेहूं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? चलिए आंसर कीजिए लो जल्दी। मेहरगढ़ से। ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य भी कहाँ से? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिला है? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। तो ये बेलन घाटी से मिला है। कहाँ से? बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? धान के खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है। चलिए आंसर कीजिए लोग। उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। अगला क्वेश्चन क्या है कि खानाबदोश आदमी नोमैडमैन किस काल से अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया था? खानाबदोश किस साल से बसना प्रारंभ किया था? तो नौपाषाणिक काल से ऊपर ही बता चुके हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। 63 का आंसर कालपी से। कहाँ से? कालपी से। चलिए 64 पे आते हैं। 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिला गर्त से? आप लोग पढ़े हैं, जम्मू कश्मीर के बुरझुम से। ठीक है। 65 क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान में गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण मिला है? चलिए आंसर जल्दी कीजिए लो। ये गुपकराल से मिला है। कहाँ से? गुपकराल से। नौपाषाणिक नौ नौपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुरजोम से, गुप्तकाल से, कुचाई से,
मोहगाहा से। तो कहाँ थे? बुर्ज हम तो ही है, गुफकराल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपको? एक और दो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे तथा इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित से मिलता है। तो कहाँ रहते थे? तो बुर्ज होम कहाँ पे है? आप लोग को अभी बताए थे, जम्मू कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कौन सी संस्कृति का? चलिए आंसर कीजिए लोग। तो कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का है। ठीक है। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? वह स्थान जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियों दी जाती थी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती का अवशेष या भट्टे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। तो बताइए दक्कन के राख के टीले किससे संबंधित है? आंसर कीजिए लो। तो नवपाषाण युग के मवेशी रखे जाने वाले की बस्ती के अवशेष यहाँ पे। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो चलिए जाइए, आंसर जाइए इधर, दक्षिण भारत। किसको? दक्षिण भारत। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि चाक का आविष्कार जो मानव जाति की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल से? तो जाहिर सी बात है ये नवपाषाणिक काल से प्रारंभ हो गया था। उसी समय जब खाद्य संग्रह का रहना स्थायी हो गया था, तो ये लोग माल को ले जाने ले आने के लिए शुरुआत कर दिए थे पहिए का। ठीक है, तो मानव सावधानों के कुत्ते दफनाए गए थे। कहाँ से दफनाए गए थे? तो साथ साथ मानव के साथ साथ आप लोग को बुर्ज होम पता होगा, जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ पे कुत्ते के साथ साथ मानव को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं बोलेगा कि बकरी उकरी को, तो फिर आप लोग मेहरगढ़ पढ़े ही हैं। मानव सावधानों के बकरी दफनाए गए थे। देखिए आ गया वहीं, अभी बोले ही और आ गया मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतम कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मो अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है और स्पष्टीकरण है, इसका आंसर करना है। चलिए तो आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है, आर गलत है। अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्वोपकरणों का विकास तथा उपयोग करना, ये गलत है। सही क्या है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतम कृषि स्थलों का नवपाषाणिक उपकरण का भी उपलब्ध है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में हम लोग स्थित नहीं है, पूछ रहा है बिहार में। तो आप लोग को पता है चिरौंद बिहार में स्थित है, चेचर, कुतुबपुर ये भी बिहार में है, वैशाली में है, चिरौंद कहाँ? छपरा में है। और कौन नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए लो। ताराडीह भी है, और कौन नहीं है? तो ये नहीं है, ब्रूडीह नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। सूचीवन सूची को मिलान करना है, और चलिए इसको मिलान हम लोग करते हैं। ठीक है, तो राज पांडु राजार डीबी, और उसके बाद कुचाई डाउंजली हेडिंग, ये असम में है। पहला देखिए जो मिल रहा है उसको मिलाइए, पहले जो आ रहा है। उसके बाद से पाइथन थोलंगतिन। अब देखिए सी का थ्री है, तो सी का थ्री दो दो में है, इसमें बी में ऑप्शन है, यानी एक और मिलाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि पहला पांडुराज डीबी, ये पश्चिम बंगाल में, यानी ये अनकावन, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ये हो जाएगा। ऐसे मिला लीजिए। 1 बी का 2, कुचाई कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कुचाई कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और मेघालय में क्या है? यानी 1 2 3 पे ऐसा ही सीधे सीधे सब मिल गया। ठीक है दोस्तों, पाइथन थोरलंग तीन कहाँ है? तो मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए।
फिर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है? कोल्डिवा पता है हम लोग को कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तरनूर, हल्लूर, कर्नाटक, पय्यमपल्ली सब यही सब मिल गया आंसर। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए सब मिल गया ये। कोल्डिवा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। उतनूर कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। हुल्लूर कहाँ तो कर्नाटक में। पय्यमपल्ली कहाँ तमिलनाडु में। आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से किसको चार्कोलिथिक एज कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण, ताम्र यानी पाषाण यानी पत्थर, उपकरणों का प्रयोग करता था, उस युग को क्या कहा जाता था? चलिए आंसर कीजिए लोग, वही चीजें पूछ दिया फिर। उसको चारको लिथिक एज कहा जाता था, जिसमें तांबा भी और पत्थर दोनों प्रयोग होता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? सबसे पहले किसने? तांबा का कुल्हाड़ी, आप लोगों को याद होगा, तांबा का कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं पूछ रहा है? देखिए सही नहीं पूछ रहा है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ठीक है, सही है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल के पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। ये गलत है, ये गुफा मिला है। ठीक है, कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में प्रशासनिक चित्रशाला मिली है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग में पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग प्रारंभ हुआ। एकदम सही है। कौन सही पूछ रहा नहीं है तो याद रखना दोस्तों, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कर्नूल पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। ये एक प्रकार का गुफा था। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए हम लोग इसको भी मिला देते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें आखेट और खाद्य संग्राहक थे। एकदम सही है। मध्य पाषाण काल, आखेटक और पशुपालक भी हुए। ठीक है। नव पाषाण काल, खाद्य उत्पादन करते थे। ठीक है। ताम्र पाषाण काल, कृषक हुए। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। आसानी से ये चीजें मिल गया। चलिए आगे आइए। सूची 1 सूची 2 को फिर मिलाना है। चलिए इसको भी हम लोग मिलाते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या था? तो शैल चित्र का अधिकार, ये भी सही है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में गर्त का आवास है। ठीक है। ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के का मकान, इसका मतलब सब सही है। ठीक है, क्या 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। करा कि अति अतिरपकम्पम, ये पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी यहाँ से मिला था। ठीक है, ये सही है। चौपनी मांडो, मध्य पाषाण काल, ये भी सही है। कुल्ली प्राक हड़प्पा, ये भी सही है। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल महाराष्ट्र में, ये भी सही है। यानी कौन सही है? सब सही है। 1 2 3 4 मिलान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र पर विचार कीजिए। कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं, जैसे ये 1 2 3 4, 4 अंक लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस चारों अंक को चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि वो स्थल जो 1 2 3 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है। कौन है? 1 मेहरगढ़, ठीक है, पाकिस्तान वाला। दूसरा में कोटडीजी, तीसरा में सुटकोटदा और कालीबंगा। नहीं, ये नहीं मिला। चलिए ऑप्शन 2 को देखा जाए। ठीक है, चित्र को भी देखना जरूरी है ताकि साथ साथ आंसर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए इसको मिलान किया जाए तो बी, पहला नंबर पे ए पे मेहरगढ़ है, तो ए के मेहरगढ़ यानी ऑप्शन ए है ना, तो बी होगा। चलिए मेहरगढ़, इसको तो पहला तो कट। कालीबंगा 2 पे, ये देखिए राजस्थान वाला, ये कालीबंगा एक तरह से 2। कोट दीजिए 3 पे और 4 पे सुटकोटदा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन यही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यूपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के लिए नाम से प्रसिद्ध है?
वाह! बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आहार जो है, आहार संस्कृति हम लोग पढ़े हैं, वो याद रखना है। वो ताम्रवती ताम्र के लिए प्रसिद्ध आहार संस्कृति, ठीक है? तब प्रागैतिहासिक काल में कौन-सा स्थल ताम्रवती के नाम से लिए प्रसिद्ध था? आहार, ठीक है? 87 क्वेश्चन दिया गया है। ये भी यूपीएससी 1996 में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था, एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 गो। कि मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? जो छाया वाला क्षेत्र है, ये वाला कौन सी संस्कृति थी? वनाज संस्कृति, चित्र-दूसर, पात्र संस्कृति, मालवा संस्कृति या जोरवे संस्कृति? तो इसका एरिया देखिएगा, तो इससे पता चल जाएगा क्या है, मालवा संस्कृति का एरिया था ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मालवा संस्कृति याद होना चाहिए। ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी दरोगा नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग का एक डायमेंशन याद होना चाहिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है? कह रहा है आहार संस्कृति, तो आहार संस्कृति का एरिया किधर था? ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है दोस्तों, एकदम सही है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, कायथा मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश। शवाल्दा संस्कृति ये महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रभात संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात, एकदम ठीक है सबका सब, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक का 1, बी का 2, 3। तो याद रखना है दोस्तों, आहार संस्कृति ये राजस्थान में है, कायथा मध्य प्रदेश में है, सवाल्दा महाराष्ट्र में है, ठीक है, और प्रभास जो है ये गुजरात वाला संस्कृति है। फिर सूची 1 सूची 2 मिलाने को आया, ठीक है, इसको भी देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और संस्कृति, मध्य प्रदेश में नौदा टोली भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पश्चिमी बिहार में चिरौन संस्कृति है भी, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है, गुजरात में रंगपुर संस्कृति है। देखिए ये भी दोस्तों मिल गया, आसानी से मिल गया ये भी। आप लोग याद रखना है, ये सब बेसिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है? तो याद रखना है इसको, आंसर में क्या है? तो दैमाबाद से मिला है। कहाँ से दोस्तों? दैमाबाद से। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? 5 कमरों वाले मकान का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इनाम गांव संस्कृति से, महाराष्ट्र वाला। तो कहाँ से? इनाम गांव, ठीक है दोस्तों। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 92, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मेढभान को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? कौना एरिया से जो प्राप्त होता था सर्वाधिक? तो चलिए आंसर कीजिए लोग। मालवा से। कहाँ से? मालवा से। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि ताम्राश या ताम्रपाषाण काल चारकोलिथिक महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को याद भी होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ। किधर? उत्तर से दक्षिण की तरफ। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, मिलान कीजिए जल्दी का आप लोग भी। महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे, एकदम सही, अभी ऊपर पढ़े हैं लोग। दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व से पश्चिम, दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाकर, और पश्चिमी भारत में पूर्व सावधान और पूर्वी भारत में आंशिक सावधान को, ये यानी ताम्रपाषाण संस्कृति या सावधान है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होने का चांस है। दक्षिण क्षेत्र में यह 100 को पूरब से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे, दक्षिण क्षेत्र में, यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में पूछेगा तो 100 के उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें? पाषाण काल है, ताम्र काल है, कांस्य काल है, लौह युग है। तो देखिए सबसे पहला चीज आप लोग खुद आंसर कर दीजिएगा इसका, कि सबसे अंतिम में कौन आ सकता है। सोचिए, तो लौह काल आएगा। तो लौह काल किसमें किसमें? वो 3 गो में ऑप्शन है। तो चलिए अब इसको छाटिए। तो चलिए छाटना क्या है, पहले आ गया पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तब उसके बाद से ताम्र पाषाण काल, तब कांस्य पाषाण काल, तब लौह, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में लोहे का प्रयोग का प्रारंभ कब माना जाता है? भारत में कब माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए लोग। 1300 ईसा पूर्व माना जाता है, 1300 ईसा पूर्व। उत्तरी भारत में गंगे घाटी लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। 1000 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व।
98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौ काल के संबंध में सही नहीं पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा भारत में लोहे का प्रारंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, सही है। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी प्रारंभ हुआ, एकदम सही है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था। पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ, इसका मतलब यही गलत है। क्या गलत है? ये सी गलत है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लोहे का ज्ञान हुआ, सही बात है। उत्तर वैदिक काल में ज्ञान हुआ है, ना कि पूर्व वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, तो सही नहीं पूछ रहा था, यही सही नहीं है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। और अगर प्राचीन भारत की द्वितीय जो नगरीय क्रांति थी जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, वो प्रधान रूपेण आधारित थी किस पे? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। ये लौ तकनीक के प्रसार पर आधारित थी। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए इसको भी मिला देते हम लोग। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, सही बात है। नोह राजस्थान, सही है। चिरौंद बिहार, सही है। महिष दल कहाँ है? महिषा दल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखना है। नोह राजस्थान, चिरौंद तो बिहार, याद होगा आप लोगों को। महिषा दल तो पश्चिम बंगाल। चलिए आगे आते हैं। फिर सूची 1 सूची 2 दिया है 101 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसको भी हम लोग, एगो है राज्य और लौह उपकरण, जैसे जोधपुरा। ठीक है, तो ये कहाँ? राजस्थान में है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो माहूर झार, ये भी महाराष्ट्र में। कर्नाटक में हुल्लूर है, पता ही है। तमिलनाडु में तो अरिचेन्नारुल, ये भी तमिलनाडु में। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या? निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, टेक्कन कोट और नैकुंड। उप में से सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट को सजाइए। कौन है सबसे पुराना? इसको सजाना है। तो पहले 2 कुरनूल की गुफा, तब 1 दमदमा, तब 3, तब 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले 1 को, पहले कुरनूल को 1 ये हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद से 3 ये हो जाएगा, फिर 4 ये हो जाएगा। ऐसे सजा दीजिए। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी लौ प्रयुक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो गैरिक मिंडभान संस्कृति यही नहीं है। ठीक है, बाकी चित्रदूषण मिंडभान संस्कृति है, पीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू है, एनबीपीडब्ल्यू है, और दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति है। और कौन नहीं है? तो गैरिक मिंडभान संस्कृति, ओसीपी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल का उपयोग में लाए जाते थे। क्या? बड़े बड़े पत्थरों का, वही। ठीक है, तो बड़े पत्थरों का घिरी हुई समाधियाँ। होता क्या था दक्षिण भारत में, जब कोई मर जाता था तो उसके उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था, उस पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। उसी को महापाषाण काल एक तरह समझ लीजिए। बड़े पत्थर महापाषाण काल कहा जाता था। बड़े पत्थर रख दिया जाता था उस पर, ताकि पहचान के लिए। दक्षिण भारत, 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में वृत्त पाषाण समाधियाँ संबंधित है किससे? नवपाषाण काल से, लौह काल से, पूर्व पाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से। चलिए आंसर कीजिए जल्दी। तो ये लौह पाषाण काल से संबंधित है। किससे? लौह पाषाण काल से। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक एक क्या है? तो महापाषाणिक पुरास्थल है, और एक उसका राज्य है। तो चलिए इसको भी हम लोग मिलाते हैं। पलवाय आंध्र प्रदेश में है, पिकलीहल कर्नाटक में है, पुरकालम ये कहाँ है? तो केरल में है, और शेंगुन रम ये कहाँ? तमिलनाडु में। यानी सब मिल गया, 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना। यह संबंध संस्कृति और एक स्थान राज्य है, स्थान का नाम, यानी जो जगह है उसका, और कौन सी संस्कृति से संबंधित है। तो हम लोग को पता है शोहन संस्कृति, ये किससे संबंधित है? ये पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। बुरझो नवपाषाण जम्मू कश्मीर वाला, रंगपुर गुजरात वाला ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, और ये अदिचुन्नर तमिलनाडु वाला ये महापाषाण काल से संबंधित है। तो चलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। शोहन
सोवन घाटी पुरापाषाण काल से, या सोहन संस्कृति, सॉरी, ठीक है। और बुरझों नौपाषाण, रंगपुर, बुरझों आपको जम्मू कश्मीर और रंगपुर आपको गुजरात वाला, और चंपुरण तमिलनाडु वाला, ये महापाषाण काल से संबंधित है। चलिए आगे आइए। कह रहा है क्या, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। वस्ती स्थल, समाधि स्थल, वस्ती और समाधि स्थल, इसको मिलाना है, ठीक है। और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित निज कूट को चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग चुन देते हैं। आंसर कीजिए लोग, ठीक है। तो ये 108 के क्या हो जाएगा, 108 के डी हो जाएगा आंसर, 1 2 3। सुमेलित है, तीनों सुमेलित है। वस्ती स्थल चिरौंद में है, समाधि स्थल पुलकालम है, और बस्ती और समाधि स्थल पिकलीहल है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों सही है। चलिए हम लोग 9 पे आते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, महापाषाण काल के प्रकार हैं, और समानार्थी शब्द जो है उसका उपयोग किया गया है, जैसे मिनहीर, ठीक है। इसका प्रस्तर स्तंभ है एक प्रकार का। कुडाइकल, ये फनशिला है। टोपिकल, छत्रशिला है। डोनमेन, ये प्रस्तर मेंज है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ये देखिए एक चित्र दिया गया, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। ये कौन सा है, यूपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए लोग, ये क्या है, डॉलमेन है। क्या है, डॉलमेन है। देखिए कथन 1 कथन 2 दिया गया है, तो कथन 1 को पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत के महापाषाणिक मृत भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल होता था। इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई होती थी। ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है, क्या आर सही की व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन को चुनना है। चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। उसी तरह फिर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों को कृषि की प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ठीक है, तो ये दोनों सही है, और दोनों सही स्पष्टीकरण करता है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 113 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृति, ठीक है, संस्कृतियों के अनुक्रम में सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। कौन सा करता है, तो ये मिलान है, जैसे गैरिक मिडभांड संस्कृति या काले रंग, चलिए उसी को हम लोग से जाते हैं। चलिए आंसर कीजिए लोग। तो यही सबसे पुराना था। ठीक है, गैरिक मिडभांड संस्कृति, काले वाला रंग मिडभांड संस्कृति, चित्ती दूसरा संस्कृति, उत्तरी काले पोलिस मिडभांड संस्कृति, ओपीसी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। आसान था ये वाला। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मिडभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए लोग। तो ये क्या है, गिरवे चित्रित मिडभांड संस्कृति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। कौन है, चलिए आंसर कीजिए लोग। तो ये चारों है। कौन है, चारों है। जीवाश्म में हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी है, मिट भांड है, और अस्थि अवशेष भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या, भारत के प्राचीनतम चूल्हे हाथ का पुरातात्विक अवशेष मिला है, कहाँ से। तो भारत के प्राचीनतम चूल्हे हाथ का पुरातात्विक अवशेष मिला है, ये मिला है आपको कहाँ से, तो महगरा से मिला है। देखिए इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन जो दिया है, ये बिला सुरगाम दिया है, मगर क्रॉस चेक करने पर इसका आंसर क्या था कि महगरा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पुरापाषाण काल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पुरापाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। सॉरी दोस्तों, कि निम्नलिखित में से, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से
मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइए लोग जल्दी। तो कहाँ से मिला है? तो ये बागौर से मिला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार फिर से आप लोग 116 क्वेश्चन को आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में निम्नलिखित नौपाषाणिक किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? कौन सा पहला नौपाषाणिक स्थल था जो सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो ये कौन था? तो याद रखना दोस्तों, लिंगसुगुर था। कौन था? लिंगसुगुर सर्वप्रथम स्थल था जिसको सूचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए लो जल्दी। ये डार्विन किए थे। कौन किए थे? डार्विन किए थे। चार्ल्स डार्विन थे। क्या थे चार्ल्स डार्विन? चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। इनके बारे में पढ़ना है बायोलॉजी में भी। ये एक जीव विज्ञानी थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? कहाँ के वासी थे चार्ल्स डार्विन? चलिए बताइए लोग जल्दी। इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डार्विन का मानव संबंधी कर्मिक विकास सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ के बाइबिल से प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? कह रहा है कि डार्विन का जो मानव संबंधी कर्मिक विकास दिया, जो सिद्धांत दिया था, उसमें धर्म ग्रंथ बाइबिल, ईसाई का धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? चलिए आंसर कीजिए लोग। ये क्या था? तो दैवीय उत्पत्ति मत था। ये दैवीय उत्पत्ति मत था। 123 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? जाहिर सी बात है, कौन है? चलिए आंसर कीजिए लोग। चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुआ? देखिए कितना डीप जाकर पूछने लगा क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिए लोग। 1859 में। कब? 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, सेट में देखने को मिलता है। चलिए बताइए लोग। ये चार्ल्स डार्विन की भी है। ठीक है, द डिकेंस ऑफ मैन, द डिसेंट मैन था इसलिए चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिससे परिणाम स्वरूप केवल योग्यतः प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ये किसका सिद्धांत था? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। चार्ल्स डार्विन ने बोला था जो संघर्ष करेगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं करेगा वो मर जाएगा। तो इसी का सिद्धांत था। पुरातात्विकविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? एक पुरातात्विकविद थे। कौन से? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो मानव को किस रूप में परिभाषित किए हैं? चलिए आंसर कीजिए 127 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में वर्णित किए हैं। क्या किए हैं? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्राप्त हुआ था कहाँ से? चलिए आंसर कीजिए जल्दी। इसका आंसर इसी में है, दक्षिणी गोलार्ध से। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया क्या कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है क्या है? चलिए आंसर कीजिए लोग। इसका क्या? दक्षिणी मानव समप्राणी। ठीक है, दक्षिणी मानव समप्राणी। चलिए 130 पीथे क्रेटोर केथ्रोपस, याद रखिएगा नाम ये। पीथे कैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका भी शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ है, इसका भी बताइए लो। तो एक प्रकार का सीधा चलने वाला कपी मानव था। ये सीधा चलने वाला कपी मानव था, याद रखिएगा लोग, सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस किस तरह का मानव को घोषित करता है? किस तरह का मानव? तो ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, जल्दी का आप लोग आंसर कीजिए। तो ये द्विपदी मानव को घोषित करता है। होमो सेम्पियन, होमो सेम्पियन या नियांडरथाल नामकरण किस नियांडरथाल है?
नामकरण में नियंडरथाल है। कह रहा है कि होमो सेम्पियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, क्या है? व्यक्ति है कि स्थान है, औजार है, उपकरण है? देखिए कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये स्थान है। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्थान है। नियंडरथाल स्थित है कहाँ पे? यह स्थान जो है कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में। क्वेश्चन पूछ चुका है कहाँ पे है, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेम्पियन यानी सेम्पियन का अनुसंधान नाम सही नहीं है? बोल रहा है सही नहीं है। क्रोमैगन, चार्ल्सलेट, ग्रीमांडी माल्डी या अस्ट्रोलोपेथिकस, कौन सही नहीं है? तो चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी दोस्तों। ये सही नहीं है। ठीक है, अस्ट्रोलोपिथेकस सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए आगे। क्रोमैग्नन स्थित है कहाँ पे स्थित है? चलिए आंसर कीजिए लोग। ये फ्रांस में स्थित है। क्रो मैग्नन कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 पे 136 को देखते हैं। क्रोमैनन है क्या है? ये फ्रांस में क्या है बताइए? चलिए आंसर कीजिए। ये फ्रांस में एक स्थित शिलाश्रय है। ठीक है, कह रहा है कि प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? कौन सा युग है? प्लीस्टोसीन युग। चलिए आंसर कीजिए लोग। एक प्रकार का हिम युग का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। हिम हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? ये हिम विहीन युग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। तो होलोसीन से क्या है? होलोसीन के समानार्थी है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है क्या कि पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे। पूरा पाषाण कालीन मानव जो मुख्यतः निर्भर थे किस पे थे? जल्दी कैंसर कीजिए लोग इसका। इजी है। ये शिकारी थे, आखेट थे। आखेट यानी शिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो प्रपासनिक कालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणिक विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया? ये कौन? ये इसका बीच वाला जो है, तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, शुरुआत का कुछ और फिर बाद का कुछ, मध्य पाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? कौन सा पुरातत्वविद है जिसकी रचना है ये? तो इसका गॉर्डन चाइल्ड नाम है। गॉर्डन चाइल्ड याद रखना है दोस्तों। मैन मेक्स हिमसेल्फ, गॉर्डन चाइल्ड। ये बार बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, उसको याद रखना है। आगे आ रहे हैं कि नौपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विकविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? किसने कौन सा जो पुरातात्विकविद था जो बोला है? चलिए आंसर कीजिए लो। यही बोला है कौन? गॉर्डन चाइल्ड। कौन बोला? गॉर्डन चाइल्ड बोला है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया था? किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया था? चलिए जल्दी आंसर कीजिए इसका भी। नवपाषाणिक काल में खाद्य संग्रह कर लिए थे, अस्थायी रहना शुरू कर दिए थे, इसीलिए वो किसान का जीवन जीना शुरू कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 144 नंबर क्वेश्चन कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, इसमें वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। चलिए आंसर क्या है जल्दी कीजिए। एकदम सही बात है। ए और बी दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या करता है। वो झोपड़ीनुमा घरों में रहते थे और हवा धूप से प्रकोप से बच जाते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मीट भांडे यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना प्रारंभ किया गया? मिट्टी के बर्तन ये मीट भांड सबसे पहले शुरुआत होता है। आंसर कीजिए लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ये नौपाषाणिक काल में भी शुरुआत होता है। कौन सा काल में? नौपाषाणिक काल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है? देखिए कपास की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है उसे समय बताइए कहाँ से? तो ये भी मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, इसको एकदम याद रखना है। 147 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? तो बुरजोम है,
गुपकराल भी वहाँ पे है, उसके बाद मार्तंड और पांडुराजा देवी। कौन नहीं पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है बुर्ज होम है, गुपकराल है, मार्तंड है, तो कौन नहीं है, तो यही है पांडुराजा देवी नहीं है। ठीक है, नौपाषाणिक स्थल वहाँ पे नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए लो, जल्दी कीजिए लो। तो कोल्डियावा है, महगाहा है, लहौरा देवा चिरंद का है, ये बिहार में है, तो ये वहाँ पे यूपी में अवस्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नौपाषाणिक स्थल बायन थोरलंगा 3 किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, चलिए आंसर कीजिए लोग। ये मेघालय में है, कहाँ है, ये मेघालय में है। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है, सबसे दक्षिण में अवस्थित स्थल कौन है। चलिए ये भी हम लोग पढ़े हैं, कौन है, पय्यमपल्ली है, कौन है, पय्यमपल्ली। ठीक है दोस्तों, कौन है, पय्यमपल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कि बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। जो बनास संस्कृति है, ये किस संस्कृति का दूसरा नाम है, जल्दी के आंसर कीजिए लोग। ये आहार संस्कृति का ही दूसरा नाम है। कौन सी संस्कृति का, आहार संस्कृति का ही दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे आते हैं 152 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, उसी का टाइप साइट है, कौन सा प्रागैतिहासिक काल में मालवा संस्कृति का, जल्दी कैंसिल कीजिए। ये नौदा टोली है, कौन है, नौदा टोली। एग्जाम में पूछा हुआ दो होगा क्वेश्चन में, आपको देख सकते हो आप जाके प्रीवियस ईयर में। नाडा टोली का उत्खनन किसने किया था, ये जो नाडा टोली का उत्खनन किसने किया था, जल्दी कैंसिल कीजिए लो। ये किए थे एस HD संकालनिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, HD संकलनिया। ठीक है, यही किए थे। नावडा टोली किस राज्य में अवस्थित है, नावडा टोली किस राज्य में अवस्थित है, चलिए इसका भी आंसर कीजिए लो, जल्दी कीजिए लो। ये मध्य प्रदेश में नावडा टोली, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, बहुत ईजी था। 155 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, चलिए आंसर कीजिए लोग। ये मिले हैं 40, कितने मिले हैं, 40। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित महापाषाण संस्कृतियों के स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है, कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से सबसे दक्षिण में, तो कौन है, तो ये आदिचनालुरु। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आते हैं 157 नंबर क्वेश्चन पे कि कथन वन कथन टू दिया है उसको पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण काल कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी, सही बात है, ए और दोनों सही है और RA सही की स्पष्टीकरण करता है। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है क्या भारत में ताम्र निधि यानी कॉपर होल्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिलता है, तो हम लोग को पता है राजस्थान के, कहाँ से, चलिए आंसर कीजिए लोग जल्दी। गुंगेरिया से, सॉरी गुंगेरिया से, कहाँ, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है, तो कहाँ, गुनगेरिया से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो गुनगेरिया था उस समय मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में ताम्र निधि यानी कॉपर हार्ट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है, तो गुनगेरिया मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ताम्र भंडार में भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है, अभी बताएं आप लोगों को, किस में है, तो मध्य प्रदेश में। 160 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भोज पत्र यानी भोज पत्र, भोज वृक्ष की भितली छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है। ये जो भोज या भोजपत्र होता था, इस पे लेख लिखे जाते थे, ये कहाँ से मिला है, चलिए आंसर कीजिए लोग। ये मिला है श्रृंगवेरपुर से, कहाँ से, श्रृंगवेरपुर से मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर से आते हैं 161 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगवेरपुर यानी सिंगौर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चलिए आंसर कीजिए लो, तो इलाहाबाद में है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले दो क्वेश्चन पे
कि भीमबेटका को किसने खोजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भीमबेटका को किसने खोजा था? एकदम आप लोग को याद रखना है कि भीमबेटका को डॉक्टर विष्णुधर वांकणकर ने खोजा था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर, ठीक है दोस्तों, यही भीमबेटका को खोजा था, याद रखना है। और आज के अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो कह रहा है कि निम्नलिखित किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग, सबसे पहले का जो युग था पूरा पाषाण युग, उसी के समय क्या हुआ था? शुतुरमुर्ग पाए गए थे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर का क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से हम लोग अगले चैप्टर के तरफ आएंगे और अगले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगले टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था हम लोग ख़त्म किए सामान्य इतिहास, सामान्य सामान्य इतिहास, और उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत को ख़त्म किए, फिर प्रागैतिहासिक काल को ख़त्म किए। अब अगले वीडियो में हम लोग सीरीज 2 में जितने भी और चैप्टर जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद से वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति को ख़त्म करेंगे। फिर वैदिक संस्कृति के बाद से हम लोग महाजनपद काल को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।